वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। जैसे कि आपने इससे पिछली वीडियो में ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन कवर किया था, उसमें हमने अपना डेफिनेशन देखी थी एनाटमी की, फिजियोलॉजी की, होता क्या है एनाटमी, ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना ही होता है एनाटमी। और अगर हम उनके फंक्शंस देखें, हमारे वो स्ट्रक्चर कैसे वर्क कर रहे हैं, ऑर्गन कैसे काम कर रहे हैं, तो वो होता है उसकी फिजियोलॉजी। हमने ये पढ़ा था और स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी को कवर किया था। अब अपने सिलेबस की तरफ देखते हैं। ये हमारा सिलेबस है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग डी फार्मा का। उसमें हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है स्कोप ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। ये हमने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर कर दिया था। मैं ये पार्ट भी आपके लिए पीडीएफ में ऐड कर दूंगी ताकि आप जा करके हमारे टेलीग्राम पे से इसको डाउनलोड कर लें। तो देखते हैं, चलिए डेफिनेशंस भी हो गई थी हमारी, क्या क्या यूज होती है, और थोड़ी बहुत इसमें भी कवर हो जाएंगी इस टॉपिक में। अब हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ने से थोड़ा सेल के बारे में जान लेते हैं। सेल होती है, आपको एकदम इजी तरीके से इजी वे में बिल्कुल समझाएंगे और इजी नोट्स हैं एकदम। तो सेल क्या होती है, वही जो आप बचपन से पहली लाइन पढ़ते आ रहे हो, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारे जीवन की एक मूल इकाई है जिससे हमारी पूरी बॉडी, एक पूरा ह्यूमन बीइंग तैयार हो जाता है। तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हैं कि सेल है, जिससे एक बॉडी बनी हुई है। अब वो सेल भी तो किसी चीज का बना होगा, हमें बेसिकली ये देखना है कि हमारा सेल किसका बना हुआ है, उसी को बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। एक ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले जिससे वो बनी हुई है, जिससे वो बॉडी पूरी तैयार होगी, हमें उस सेल के बारे में भी पढ़ना है। तो सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले देखते हैं कि सेल इज मेड अप ऑफ लाइफ गिविंग सब्सटेंस प्रोटोप्लाज्म। सेल किससे बना हुआ है, प्रोटोप्लाज्म से। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या है, यानी कि जिससे एक पूरी सेल का निर्माण हो रहा है, वही हमारा क्या है, प्रोटोप्लाज्म। आगे पता चलेगा कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है, वो देखेंगे। अब ये साइटोलॉजी देखो, साइटो मतलब होता है सेल, लॉजी मतलब स्टडी करना, तो सेल की स्टडी करना ही क्या हो गया, साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। वही कि सेल के स्ट्रक्चर की, सेल के कंपोजिशन, क्या किससे वो मिलकर बना है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, उसकी स्टडी करना ही क्या होता है, साइटोलॉजी होता है। अब देखते हैं, अगर एक सेल प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी प्राणी में, अगर जैसे कि एक सेल है तो उसको क्या बोलेंगे हम, दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि यूनि मतलब वन, सेलुलर एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया इसका अमीबा, क्लमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, ये सब क्या होता है, यूनिसेलुलर होते हैं। इफ द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो कई सेल से, एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेलुलर यानी कि मल्टी मतलब बहुत सारे, और सेल तो उससे अगर बना है तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर बोलेंगे। मल्टी सेलुलर में भी ऐसा होता है कि कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में फ्यू सेल्स होते हैं, यानी कि कुछ सेल्स होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4, 4 से 5, बस इतने। तो वो होते हैं हमारे एल्गल सेल, यानी एल्गी का सेल, फंगल यानी फंजाई का सेल, ये होता है। और मिलियन सेल्स किस में होते हैं, यानी कि मिलियन में, वो किस में होंगे, हमारे ह्यूमन बीइंग्स में, एक ट्री में, प्लांट में भी तो सेल होते हैं, तो वो एक ट्री में, वेल में, तो इनमें होते हैं मिलियन में। अब देखते हैं आगे। हाँ, और ये देखते हैं, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी कब, 1665 में। देखो, अब सेल है, काफी सारे सेल मल्टी सेलुलर होते हैं, किसमें, ह्यूमन बीइंग में, और वही हमको यहाँ पे पढ़ना है ह्यूमन बीइंग के बारे में। तो देखो, एक से ज्यादा सेल्स हैं यानी मल्टी सेलुलर। अगर यही सेल्स मिलते जाएंगे तो एक क्या होगा, एक गुच्छा सा बना लेंगे सेल्स का, तो उसको क्या बोलेंगे हम, टिश्यू बोलेंगे। सेल्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, वो हो गया हमारा टिश्यू। अब अगर ऐसी हमारे टिश्यू हैं, उनका क्या है, अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, एक प्रॉपर, कि वो काम कैसे करेंगे, क्या काम। जैसे कि एग्जांपल हो गया ब्लड क्या कर रहा है, पूरे में सर्कुलेशन है ना, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, तो वो हो गया हमारा ब्लड। और मसल एक्सरसाइज करते हैं, मसल का काम है ना, और बोन हड्डियां, तो ये सब क्या हो गई हमारी, ये एक टिश्यू है ये सब, तो इनका अपना अपना एक फंक्शन होता है। वही हमें पढ़ना है आगे आने वाले चैप्टर्स में।
उसके बाद डिफरेंट टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। अब यही जैसे सेल्स मिले तो टिश्यू बना, अब ऐसी अगर टिश्यू बहुत सारे मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक ऑर्गन तैयार होगा, जैसे कि हार्ट, स्टमक, ब्रेन, तो हमारा एक ऑर्गन तैयार हो गया। अब यही ऑर्गन ग्रुप में काम करे, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की मदद से वर्क करे, तो हमारा क्या तैयार हो जाता है, ऑर्गन सिस्टम तैयार हो जाता है। तो देखो ऑर्गन आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ईच ऑफ विच परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो अपना एक हर किसी का एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा दैट मेंटेन होम्योस्टेसिस। देखो हर एक ऑर्गन जो मिलेंगे तब उससे एक ऑर्गन सिस्टम तैयार होगा, और हर एक का क्या होगा, अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा जिससे क्या करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे होम्योस्टेसिस को। ये एक बॉडी की कहते हैं ना कि एक फिजिकली बोलते हैं कि एक प्रॉपर्टी है जो चलती रहती है, बैलेंस रहनी चाहिए। क्या होम्योस्टेसिस का मतलब ही यही होता है कि जो भी बॉडी में जितना भी प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस हो रहा है, वो सब क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। उसी को कहते हैं होम्योस्टेसिस। देखते हैं होम्योस्टेसिस लिख रखा है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट कीप्स द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टेबल एंड बैलेंस। वही जो भी हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि बॉडी में ये जो ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, इनका कुछ काम है, तो वो सब क्या रहना चाहिए, एकदम बैलेंस, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, कि सब चीजें इक्वल रहे, बॉडी बैलेंस रहे। तो यही हमारे ऑर्गन सिस्टम का क्या होता है, वर्क होता है। अब आगे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखो ऑर्गन सिस्टम के, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। यही हमारे आने वाले चैप्टर्स में देखो हमारे पार्ट्स हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। इसीलिए पहले सेल का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आगे। देखो अब ये जो ह्यूमन बॉडी है ये एक सिंगल सेल से बनी है, मल्टी सेलुलर तो बॉडी बाद में जाके बनती है। कब, जब यूट्रस में होता है बेबी, तो वो उस टाइम पे क्या, सबसे पहले हमारा जाइगोट बनता है, तो वो क्या होता है, हमारा सिंगल सेल होता है। और जाइगोट किससे बनता है, फ्यूजन से, ओवम और स्पर्म के फ्यूज होने से एक जाइगोट बनता है, जो कि क्या होता है, सिंगल सेल होता है। अब स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं सेल के। यह है सेल का स्ट्रक्चर। ए सेल कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल किसकी बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो बाहर की आउटर कवरिंग होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इनसाइड विच आर ए नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड इन ए वाटरी फ्लूइड कॉल्ड साइटोसोल या साइटोप्लाज्म। ये कह रहा है कि जो सेल है हमारी, वो किसकी एक कवरिंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उससे बनी हुई है, और उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनील्स प्रेजेंट है। क्या बोलते हैं, ऑर्गन नहीं बोलना, ऑर्गेनील्स हैं। वो हमारी पूरे में क्या फैली हुई रहती है, सस्पेंडेड रहती हैं एक जगह पे अलग अलग। तो वो किसमें, वाटरी फ्लूइड में, और उस वाटरी फ्लूइड को क्या कहते हैं हम, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो अब ये पूरा है, इसी को कहते हैं कि ये प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या आ गया, साइटोप्लाज्म आ गया, ऑर्गेनील्स आ गई, न्यूक्लियस आ गया। तो ये पूरा क्या है, एक प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल सेल। देखो स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या क्या होते हैं इसके अंदर, फिर इन्हीं के बारे में हमें अपनी आने वाली वीडियोस में कवर करना है। देखो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है, उससे पहले देखो न्यूक्लियर एनवेलप है। अब न्यूक्लियस में हमारे डीएनए, आरएनए ये सब होते हैं, है ना, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक पेरेंट से अपने उसके बच्चे में आ जाते हैं। तो वो क्या हो गया, डीएनए, आरएनए हो गया। तो देखो न्यूक्लियर एनवेलप, उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। और ये देखो ऐसे, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, SER। अब ऐसी अगर इसके ऊपर क्या कहते हैं, छोटे छोटे से दाने जैसे लग जाए, है ना, तो यानी कि उन्हें वो छोटे छोटे से दाने क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं ये रे। और यही दाने अगर हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे लग जाएं तो क्या बन जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम विद राइबोसोम्स। और ये क्या है, पाइप जैसा, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, ये हमारे होते हैं गोल्जी अपरेटस। और देखो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मानो कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है
और क्या इसके फंक्शन है ये। और उसके बाद ये बाहर की पूरी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये कुछ ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स बोलते हैं इन्हें, हो गया। और फिर उसके बाद देखो ये क्या है हमारे, ये पूरा सेंट्रोजोम है, और उसके अंदर ही क्या है, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। यही हमारे जब एक सेल, ये सेल डिवीजन जब होता है और सेल बनते हैं उस टाइम पे ही इनका फंक्शन होता है, ये तब काम करते हैं। हो गया सेल का स्ट्रक्चर। देखते हैं अब की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। किसकी बनी होती है, 2 लेयर, यानी कि बाय लेयर बोलेंगे उसे, ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की 2 बाय लेयर से बनी हुई होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये फॉस्फोलिपिड क्या है, फैटी सब्सटेंस है, लिपिड यानी कि फैट्स विद प्रोटीन। फॉस्फो यहाँ पे प्रोटीन के लिए यूज हो रहा है, यानी कि फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, और क्या उसके साथ प्रोटीन एंड शुगर मॉलिक्यूल। शुगर मॉलिक्यूल इनकी बनी होती है, और ये क्या इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं हमारे बायलेयर के अंदर। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद देखो द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैव अ हेड। उसका एक हेड पार्ट होता है विच इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। वो क्या होता है, चार्ज्ड होता है इलेक्ट्रिकली, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट। वो हो गया हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो फॉस्फोलिपिड की 2 बाय लेयर से बना है ना, तो एक तरफ क्या है, हेड होगा, और एक तरफ हेड है तो दूसरी तरफ क्या होगा, टेल होगा। हेड वाला पार्ट होगा वाटर लविंग यानी कि हाइड्रोफिलिक, और जो टेल वाला पार्ट होगा उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, उसे बोलेंगे हम हाइड्रोफोबिक। वाटर हेटिंग, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिया मतलब उससे डरना, तो वाटर हेटिंग हो गया। फिलिक मतलब होता है लव, वाटर लविंग हो गया, हाइड्रो मीन्स वाटर। अब फंक्शन देखते हैं सेल का। द मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एनवायरमेंट। तो मेन फंक्शन क्या होता है हमारे सेल का, कि इस अपनी ही मतलब सेल को क्या करे, ये प्रोटेक्ट करे, आसपास के एनवायरमेंट से बचाए। फंक्शन एज अ, और कैसे काम करती है, फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है बिटवीन एक्सटर्नल एंड इनर सेल ऑर्गेनील्स। ये हम किसके फंक्शन पढ़ रहे हैं, बेसिकली अपने सेल मेम्ब्रेन का काम पढ़ रहे हैं, जो बाहर की इसकी कवरिंग है। ऑर्गेनील्स के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे। तो सेल को कौन बचा रहा है, सेल मेम्ब्रेन। तो मैं लिख देती हूँ कि ये हमारे किसके फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसकी वो बनी हुई है। प्रोटेक्ट करेगी सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से, जो भी है सेल के आसपास का फंक्शन है, और एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करेगी एक्सटर्नल एंड इनर सेल ऑर्गेनील्स के लिए। और ये क्या होती है, परमिएबल होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल का मतलब कि जो कुछ ही सब्सटेंस को परमिट करे, परमिशन, एबिलिटी टू परमिट, परमिट करने की क्या हो, एबिलिटी, उसी को कहते हैं परमिएबल। which permits the movement of only certain molecules both in and out of the cell। जिसकी वजह से कुछ ही एकदम जो मॉलिक्यूल्स फिक्स होंगे वो ही अंदर जा सकते हैं सेल के, और वो ही बाहर आ सकते हैं। सो आज की वीडियो में हमने अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करा। अब आने वाले जितने भी पार्ट्स होंगे उनमें हम अपनी सेल ऑर्गेनील्स पढ़ेंगे, जिसकी हमारी सेल बनी हुई होती है। अपनी हर वीडियो में एक एक ऑर्गेनील्स को कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और आपको ये नोट्स प्रॉपर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू।